राजनीति में जो कुछ देखने को मिल रहा है उससे साफ है कि बीजेपी की गंगा में सारे दाग धुल जाएंगे। इस गंगा में सभी पाप धुल जाएंगे, चाहे सियासी नेता के पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, घोटाले कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाता है फिर उस पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होगी। अजीत पवार को लेकर भी कुछ यही देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अचानक से डिप्टी सीएम पद की उन्हें शपथ दिलाई गई और सारे सियासी समीकरण बीजेपी के सामने फेल होते हुए नजर आए। जिस तरीके से विपक्ष की ओर से कोशिश की जा रही थी बीजेपी को घेरने की, लेकिन विपक्ष को तोड़ने की कोशिश जो बीजेपी की ओर से की जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो कामयाब होते हुए नजर आ रही है। इसका फायदा बीजेपी को तो मिल रहा है क्योंकि पहले अब अजीत पवार को और पहले एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से बीजेपी ने मिला लिया, पहले एकनाथ शिंदे को सीएम का पद दिया गया और अब अजीत पवार को डिप्टी सीएम का पद दिया गया, वो कहीं ना कहीं बताने के लिए काफी है कि वो पार्टियां जो महाराष्ट्र की सियासत में काफी अहम मानी जाती थी, महाराष्ट्र की सियासत में पिछले काफी दिनों से इन नेताओं का वर्चस्व माना जाता था। एनसीपी, शिवसेना, महाराष्ट्र की सियासत में ये पार्टियां काफी पुरानी हैं, जिनको काफी लोग पसंद भी करते हैं। मराठी नेता इनमें काफी ज्यादा हैं। तो ऐसे में उन पार्टियों को तोड़कर खुद में मिलाने की जो कोशिश है वो बीजेपी की सफल होते हुए नजर आ रही है। अजीत पवार पहले से ही एनसीपी से काफी नाराज चल रहे थे। पिछले साल भी उन्होंने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली थी। हालांकि वो 80 घंटे भी ज्यादा उनका शपथ ग्रहण नहीं चल पाया था, उस पद पर वो नहीं बने रहे थे और सिलसिलेवार जो सियासी घटनाक्रम देखने को मिला था उसके बाद बीजेपी की सरकार टूटती हुई नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद से ही जैसे अजीत पवार को मनाने की पूरी कोशिश शरद पवार की ओर से की गई, सुप्रिया सुले की ओर से की गई, एनसीपी के कद्दावर नेताओं की ओर से की गई, उसके बाद कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि अजीत पवार संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जब शरद पवार की ओर से इस्तीफा दे दिया गया तो अजीत पवार को कहीं ना कहीं लगा कि शायद अब उनके अध्यक्ष बनने का जो रास्ता है वो साफ हो गया। लेकिन उसके बावजूद कार्यकारी अध्यक्ष तो बनाए जाते हैं, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कमान दी जाती है एनसीपी की, पोस्टर तक में अजीत पवार नजर नहीं आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं अजीत पवार परेशान थे। बीजेपी ने पहला फायदा तो इसका उठाया, लेकिन थोड़े दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में संबोधन दिया, उन्होंने साफ तौर पर एनसीपी पर निशाना साधा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से एनसीपी ने 70,000 से भी ज्यादा का जो घोटाला है वो किया था जब उनकी सरकार थी। पूरा एनसीपी पर आरोप लगा गया, किसी पर्टिकुलर व्यक्तिगत आरोप किसी पर नहीं लगाया गया, जिससे कहीं ना कहीं अंदर खाने जो सियासी खिचड़ी बीजेपी की ओर से पकाई जा रही थी, क्योंकि जांच एजेंसियां अजीत पवार पे पहले ही लगा दी गई थी, उनके पीछे पहले ही लगा दी गई थी, अजीत पवार के घर छापेमारी तक की गई थी। तो कहीं ना कहीं जो एक दबाव था केंद्र की ओर से, बीजेपी की ओर से, अपनी पावर जो थी वो दिखाई जा रही थी। इसके आगे अब अजीत पवार झुकते हुए नजर आए, क्योंकि एनसीपी में भी उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बीजेपी ने जैसे जांच एजेंसियां उनके पीछे लगाई हुई थी, उसके बावजूद अजीत पवार के पास कोई और चारा नहीं बचा था। तो अब बस एक ही दरवाजा उनके सामने खुला नजर आया, वो था बीजेपी का डिप्टी सीएम का रास्ता, और हंसते खेलते उन्होंने इस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। हालांकि बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी पहले से ही तैयार लग रही थी, क्योंकि पहले से थोड़े दिन पहले जब महागठबंधन की पटना में बैठक हुई थी, नीतीश कुमार से लेकर तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता थे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार, सभी पटना पहुंचे थे और एक रणनीति बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए 2024 के इलेक्शन में बनाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में बीजेपी भी चुप बैठने वाली नहीं थी। बीजेपी की ओर से भी कोशिश की गई कि किस तरीके से विपक्ष का महागठबंधन तोड़ दिया जाए, और सबसे पहले जो चोट थी वो एनसीपी पर होते हुए नजर आ गई, क्योंकि एनसीपी जब पहले ही महाराष्ट्र में टूट जाएगी तो महागठबंधन को लेकर आगे क्या कुछ रणनीति होगी, ये एनसीपी को सोचने में
वक्त लगेगा और इसी का फायदा बीजेपी की ओर से आगे भी उठाया जा सकता है, क्योंकि पहला दांव महाराष्ट्र में खेल दिया गया है और अब दूसरा दांव बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में जिस तरीके से खटापटक की खबरें सामने आती हैं, उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से उठाया जा सकता है। और नीतीश कुमार थोड़े दिन पहले जिस तरीके से विधायकों से 1-to-1 मीटिंग कर रही हैं, 1-to-1 बैठक कर रही हैं, वो साफ तौर पर चाहेंगे कि उनके विधायकों को कोई तोड़ ना पाए। लेकिन बीजेपी की कोशिश रहेगी कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार पर दांव लगाया जाए। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से एनसीपी को तोड़ा, जिस तरीके से शिवसेना की पार्टी को तोड़ा, एकनाथ शिंदे को अपने में मिलाया, अब बीजेपी का अगला दांव क्या होगा ये देखना काफी अहम होगा, क्योंकि खबरें इस तरीके से भी आ रही हैं कि महाराष्ट्र में जल्द ही देवेंद्र फडणवीस फिर से सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि अब आगे क्या होगा ये देखना काफी अहम है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अगला दांव कुछ ना कुछ अटपटा या दिलचस्प जरूर होने वाला है।